हार कर हालात से न हार होना चाहिए, हार कर हालात से न हार होना चाहिए, कंटकों से पथ भरा स्वीकार होना चाहिए, कंटकों से पथ भरा स्वीकार होना चाहिए। साथियों नमस्कार। अंबेडकर नगर पोएट्री साहित्यिक मंच पर कार्यक्रम एक कदम साहित्य की ओर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों, हमेशा की बात इस बार भी हम एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व से परिचित कराने वाले हैं जिन्होंने अपनी काव्य कला से न केवल साहित्य को मजबूत किया है बल्कि अपने आप को काव्य पारखी के रूप में भी स्थापित किया है। आज के इस कार्यक्रम एक कदम साहित्य की ओर में हम साहित्य से जुड़ी तमाम बातें, समाज से जुड़ी तमाम बातें, विचार, भाव को लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं और साथ में आज की इस चर्चा परिचर्चा में हमारे बीच उपस्थित हैं एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने वास्तव में साहित्य को एक नया मोड़ दिया है, समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। हमारे बीच उपस्थित है लोकप्रिय कवित्री डॉक्टर करुणा वर्मा जी। आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद। आप हैं प्राचार्य आदर्श कन्या पीजी कॉलेज टांडा में कार्यरत हैं और तमाम छोटे बड़े बच्चों में आपने अपनी जो प्रतिभा का, अपने ज्ञान का, अपने भाव विचारों का जो आदान प्रदान किया है, वास्तव में इससे तो इस क्षेत्र की अपनी एक कीर्ति, अपनी एक यश, प्रतिभा लोगों में तो आप छाप डाल ही रहे हैं। साथ में जो साहित्य की रूपरेखा के माध्यम से आप एक विचार, हाव भाव लोगों में एक अलग दिशा देने का जो कार्य कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए, लोगों के लिए, तमाम जनमानस के लिए भी ये सराहनीय कार्य है। अगलिया, आप अपने साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के इस यात्रा में गांव से लेकर के किसान, मजदूर, गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के जो आपने भावों को, विचारों को, पीड़ा को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है, इसके लिए सदैव समाज बहुत बहुत ऋणी रहेगा। अदलिया, आपने अपने इस साहित्य के माध्यम से आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी अपने विचारों को लेकर पहुंची और लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। अदलिया, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक आपके बारे में सबसे पहले जरूर परिचित हो पाए, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने पाया है कि साहित्यिक यात्रा, जीवन यात्रा जो चली है, आपकी जीवन यात्रा साहित्य की यात्रा में जो बदली है, बहुत सारे संघर्ष आपने देखा है, समाज के पीड़ा को आपने अनुभव किया है। मैं चाहूंगा इस पर चर्चा जरूर हम करें, लेकिन मैं चाहूंगा सबसे पहले हमारे दर्शक साथी आपके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से परिचित हो। जी बहुत धन्यवाद सर, और दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद और आभार सबसे पहले इसलिए कि आपने मेरी लेखनी को सम्मान दिया और मैं दर्शकों तक पहुंच पा रही हूं, इसके लिए आपके प्रति आभारी हूं। जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर करुणा वर्मा है और मैं अंबेडकर नगर जिले में दरियापुर ग्राम में मेरा जन्म हुआ और मेरी शिक्षा दीक्षा वाराणसी से हुई है। वाराणसी में ही जब मैंने स्नातक पूरा किया तो वहीं पर मैंने आकाशवाणी ज्वाइन किया। जैसा कि आपने बताया कि आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी जुड़ी रही हूं, तो मैं 1995 से 2001 तक आकाशवाणी से जुड़ी रही हूं। इसी दरमियान मैंने दूरदर्शन में भी काम किया। दूरदर्शन में कुछ एक कार्यक्रम किए हैं, बाकी तो आकाशवाणी में तो लगातार मेरा कार्यक्रम होता ही रहा है। और इसके पश्चात आदर्श कन्या पीजी कॉलेज में आना हुआ, यहाँ हिंदी प्रवक्ता पद पर मेरा चयन हुआ और तब से मैं यहाँ पर कार्य कर रही हूँ। अद्यतन मैं प्राचार्य पद पर यहाँ पे कार्य कर रही हूँ। जहां तक मेरी साहित्यिक यात्रा की बात है, सबसे पहले मेरी एक कविता संग्रह मेरा आया, काव्य संग्रह मेरा आया, जिसका नाम युग बोधिका था। इसके पश्चात मेरा एक कहानी संग्रह हुआ जिसका नाम औरत होने के दर्द, औरत होने का दर्द, और दूसरा कहानी संग्रह है शहादत के बदले। तो ये तीन जो मेरी किताबें हैं, ये तीनों प्रकाशित हो चुकी हैं। युग बोधिका, औरत होने का दर्द और
शहादत के बदले, ये 3 मेरी रचनाएं हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं। एक प्रकाशनाधीन जो है काव्य रचना है झुकी पलकों के साये में, और एक पूरी तरह से तैयार है, बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष आ जाएगी। बहुत संक्षिप्त सी किताब, बहुत छोटी सी किताब है जिसका शीर्षक मैंने दिया है नेह के 2 कंधे, और ये किताब मेरी पूरी तरह से माता पिता पर समर्पित है, जिसमें जो भी रचनाएं हैं माँ और पिता पर ही हैं। तो ये किताब बहुत जल्दी आप लोगों के लिए, आप लोगों का आशीष रहा। तो यह किताब जो आपकी प्रकाशित होने वाली है, जी जी, ये किस विधा में है? ये सभी काव्य विधि सभी जी जी यार, ये बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और तमाम शुभकामनाएं हमारे तरफ से, हमारे दर्शक साथियों की तरफ से भी, क्योंकि जो विचार आपने पन्नों पर कैद किया है ये ना कि आज के लिए है, आज के लोगों के लिए, बल्कि युगों तक पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों के लिए है। वो पढ़ेंगे, आपके विचारों से परिचित होंगे, उन्हें एक नई दिशा मिलेगी आगे अपने भविष्य को गढ़ने के लिए। आज ये बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। इसी क्रम में मैं यही जानना चाहूंगा, अक्सर साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है, हमने पढ़ा भी है और वास्तव में होता भी है। जी जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की जो साहित्य में रचनाएं लिखी जा रही हैं, जिस भी विधा में लिखी जा रही हैं, क्या लगता है कि आज के परिदृश्य को, आज के परिस्थितियों को, आज की साहित्य लोगों के बीच रख पा रहा है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो कहूँ कि मुझे लगता है कि लेखनी केवल शब्दों का खेल नहीं है, वो हमारी पीड़ा को, हमारी संवेदनाओं को, हमारी आशाओं को, सबको फलीभूत करती है, सबको सामने लाती है। और जैसा आपने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होना चाहिए, और आज के संदर्भ में वो है कि नहीं, आपका प्रश्न ये है। तो पूरी तरह से मैं ना तो ये कह सकती हूँ कि आज की जो रचनाएं हैं वो साहित्य को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर पा रही हैं, यह भी पूरी तरह से मैं नहीं कह पाऊंगी। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से आज की रचनाएं साहित्य को प्रतिबिंबित कर पा रही हैं। कुछ लोग हैं कि जो सामाजिक जो विषमताएं हैं या जो भी कुरीतियां हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर लेखनी चला रहे हैं और खुलकर लेखनी चला रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि केवल पब्लिसिटी, प्रसिद्धि के लिए जो रचनाएं कर रहे हैं, वो संभवतः जो है साहित्य को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर रहे हैं, समाज को प्रतिबिंबित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये सबका अपना व्यक्तिगत है, उसमें जो है किसी पर टिप्पणी करना बहुत उत्तम नहीं है, मैं इससे बचना चाहूंगी। बात यह है कि मुझे जहां तक लगता है, मैं जितने लोगों को अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ, आप जैसे लोगों को मैं देखती हूँ कि जो यह एक छोटा सा सूत्र वाक्य है, साहित्य समाज का दर्पण है, वह हमारी रचनाओं में कहीं ना कहीं 100% ना सही, 100% ना सही, कुछ शतांश तो समाज को हम प्रतिबिंबित कर ही पा रहे हैं, और यही उसका उद्देश्य है। ये होना चाहिए और ये हो भी रहा है। कुछ कम हो रहा होगा तो हम लोग उसको दरकिनार कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर लगा। बिल्कुल, इसलिए शायद कहा जाता है कि साहित्य कभी मरता नहीं है, कविताएं कभी मरती नहीं है, और ये हमेशा इतिहास लिखती रही है और लिखती रहेंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। अब यह इसी क्रम में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप वास्तव में विचारों की बहुत धनी है। मैंने आपकी रचनाओं को पढ़ा है, अनुभव किया है कि आपके जो विचार होते हैं बड़ा प्रभावी होते हैं, आपकी रचनाओं में जो आते हैं। खासकर मैं यही जानना चाहूंगा कि आप इन विचारों के माध्यम से समाज को, साहित्य को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं? देखिए, जो है मेरे जो विचार हैं वो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा। जो सामाजिक विषमताएं हैं, उन विषमताओं को देखकर मेरे अंतर्मन में बहुत ही पीड़ा उभरती है, और उस पीड़ा को ही मैं प्रतिबिंबित करती हूँ, अर्थात उसी पीड़ा से जुड़े हुए मेरे विचार हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस राष्ट्र का अंतिम व्यक्ति जो हो वो तक सुखी और प्रसन्न हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसी समाज में चीजें नहीं है। तो मैं आपको अपनी 2 पंक्तियां जो है इस संदर्भ में रखना चाहती हूँ कि कैसे किरदार में गढ़ना चाहती हूँ और मैं क्या करना चाहती हूँ। जब भी किसी कहानी का किरदार गढ़ा हमने, जब भी किसी कहानी का किरदार गढ़ा हमने, कमजोर से कमजोर को खुददार गढ़ा हमने,
कम उम्री से ही जिंदगी से जंग जारी है, कम उम्री से ही जिंदगी से जंग जारी है, हर आंख की नफरत को प्यार पढ़ा हमने, हर आंख की नफरत को प्यार पढ़ा हमने। तो ये जो समाज में विषमताएं व्याप्त हैं, इन विषमताओं को देखकर मेरे अंतर्मन में बहुत पीड़ा होती है। और जो है इसी बीच एक बात रखना चाहूंगी कि मेरे पिता ने मेरा नाम करुणा रखा, तो शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर मैं पीड़ा और वेदना को ही जीना शुरू कर दूंगी और वही मेरा जीवन बन जाएगा। जबकि आप देखेंगे तो व्यक्तिगत जीवन में मेरा खुशहाल है, लेकिन जो समाज में विषमताएं हैं, किसी भी गरीब को, किसी भी जो है स्त्रियों पर होने वाले जो अनाचार हैं, आप हर रोज ऐसी ऐसी खबरें पढ़ रहे हैं। ऐसी खबरें जब पढ़ती हूँ तो ऐसे अंतर मन जैसे चीर जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं उसी पीड़ा और उसी वेदना को जी रही हूँ पूरी तरह से। और यही विचार मैं अपनी रचनाओं में रखने की भी कोशिश करती हूँ। एक और रचना है कि 2 पंक्तियां मैं रखना चाहूंगी आपके समक्ष कि जो ये विषमता है और लोग हमसे क्या चाह रहे हैं। समाज में समता नहीं दिख रही है, सभी खुशहाल नहीं है। इसके लिए हमने आजादी का सपना नहीं देखा था, हमारे जो शहीदों ने सपना देखा था कि एक बेहतर भारत होगा और सपनों का देश होगा, राम राज्य आएगा, लेकिन जो है कहाँ वो हो पा रहा। तो वो विषमताएं जो पीड़ित करती हैं और व्यक्ति जो हमसे आशा करता कि हम क्या लिखें, उस पर 2 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि कह रहे हैं वो ये हमसे, कह रहे हैं वो ये हमसे, ताप को तुम शीत लिखो। कह रहे हैं वो ये हमसे, ताप को भी शीत लिखो, छोड़ दो संधान सच का, नफरतों को प्रीत लिखो। छोड़ दो संधान सच का, नफरतों को प्रीत लिखो। गर सृजन के बीज पर अंकुश लगाते हो तो सुन लो, गर सृजन के बीज पर अंकुश लगाते हो तो सुन लो। क्या लिखेगी लेखनी ये बंदिशों से तय न होगा, क्या लिखेगी लेखनी ये बंदिशों से तय न होगा। तो ये जो सामाजिक विषमताएं हैं ये बहुत आहत करती हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो ये विचार हैं बहुत ही वेदना से भरे हुए और कभी कभी इसकी वजह से उद्विग्न भी हो जाती है और इन्हीं को मैं अपनी लेखनी के जरिए अपनी कविताओं में उतारने की कोशिश करती हूँ। बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर भाव और बड़े सुंदर तार्किक पूरे विचार जो आपके रहे, बहुत अच्छे लगे। अक्सर देखा जाता है कि जब आदमी सुख सुविधाओं में लिप्त होता है वो कहीं ना कहीं अपने छोटे लोगों को या अपने निम्न स्तर के जो जीवन यापन कर रहे हैं उन तक उनके पीड़ा को समझ नहीं पाते हैं या समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अक्सर समाज दिशा की ओर चल रहा है, लेकिन वास्तव में एक कवि, एक कवित्री की जो भावनाएं होती हैं वो आपने बिल्कुल प्रदर्शित किया है, दिखाने के प्रयास है आपका कि वास्तव में कवि की जो परिभाषा दी गई है, साहित्य की जो परिभाषा दी गई है, वो आपने बड़े सुंदर विचारों से परिचित करा दिया हमारे दर्शक साथियों। बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा इसी क्रम में आपकी एक छोटी सी रचना, सुंदर सी रचना भी हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचे। मैं जरूर जो है आपके समक्ष अपनी एक रचना रख, आपने कहा कि मैं अपनी एक छोटी सी रचना रखूं आपके समक्ष। तो आप जान रहे हैं कि मैं एक महाविद्यालय की प्राचार्य हूँ और एक गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य हूँ, सिर्फ बालिका विद्यालय है ये। तो मैंने एक दिन 2 बच्चियों की वार्ता सुनी जो मैं कह रही हूँ कि मैं पीड़ा को कैसे जीती हूँ, दूसरे की वेदना को देखकर मैं कैसे दुखी रहती हूँ और कैसे उनके कष्ट को महसूस करती हूँ। तो 2 बच्चियों का संवाद चल रहा था। एक ने कहा कि कॉलेज आने का मन नहीं करता है क्योंकि घर से निकलती हूँ तो चौराहे पर ऐसी ऐसी आंखें पीछा करती हैं कि डर लगता है। और वहां से मेरी ये कविता निकली है, मैं आपके समक्ष जरूर इसे रखना चाहती हूँ। छोटी कविता है, पूरी कविता मैं पढ़ना चाहूंगी इसे। कि कविता का शीर्षक दिया मैंने कि मैं डरती हूँ और पंक्तियां हैं इसकी कि मुझे देखा करो मुझे घूरा मत करो, मुझे देखा करो मुझे घूरा मत करो, मुझे अजीब लगता है मैं गली से निकलती हूँ तो महसूस करती हूँ कई आंखें मेरे पीछे पड़ी हैं। मैं गली से निकलती हूँ तो महसूस करती हूँ कई आंखें मेरे पीछे पड़ी हैं। मैं भीतर ही भीतर सहम जाती हूँ, मैं भीतर ही भीतर सहम जाती हूँ। डर लगता है इन घूरती हुई निगाहों से, मुझे देखो प्यार से सम्मान से, मुझे देखो प्यार से सम्मान से। मैं डरती नहीं साधारण मुस्कान से, पर हाँ सहम जाती हूँ घूरती हुई निगाहों और जहरीली मुस्कान से। ये अंदर तक मुझे चीर देती हैं, ये अंदर तक मुझे चीर देती हैं, बड़ी गहरी पीड़ देती हैं। वो जमाने कब आएंगे जब बेखौफ हम कहीं भी जाएंगे, जब कोई आंख पीछा नहीं करती होगी, जब कोई मुस्कान डराती नहीं होगी। घर से निकलती हूँ तो माँ भी डरती रहती है, घर से निकलती हूँ तो माँ भी डरती रहती है। इन अनचाही आंखों से पापा भी सहमे रहते हैं। ध्यान रखना घर से निकलते ही कहते हैं। भाई भी कहता है क्यों ही बाहर जाना है,
भाई भी कहता है क्यों ही बाहर जाना है, कितना बुरा जमाना है। मैं ये सोचकर और भी असहज हो जाती हूँ कि मेरा भाई भी घूरता होगा ऐसे ही लड़कियों को, क्योंकि जो मुझे घूरते हैं वो भी किसी के भाई ही तो हैं। सब मुझे समझाते हैं, सब मुझे समझाते हैं, लड़कों को नहीं बताते हैं कि लड़कियों को घूरा ना करो, अजीब लगता है, सहम जाती हैं, तुम्हारी ऐसी मुस्कान से वो खौफ खाती हैं, वो डरती हैं जब घर से निकलती हैं। उनका भी मान किया करो, उनका भी मान किया करो, रास्ता रोको नहीं रास्ता दिया करो, उनका भी मान किया करो, रास्ता रोको नहीं रास्ता दिया करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर शब्दों में, बड़े सुंदर भाव में, और खासकर मैंने आपकी इस रचना में एक शब्द देखा, देखना और घूरना। जी, वास्तव में दोनों में बड़ा डिफरेंस है, बड़ा अंतर है। और ये जब हम साहित्य को पढ़ते हैं शायद तभी शब्दों के भाव और अर्थ स्पष्ट हो पाते हैं और हमारे मन को छू पाते हैं। तो बड़े ही सुंदर शब्दों से आपकी रचना सजी है और भाव से भी कहीं न कहीं सजी धजी आपकी रचना है। और खासकर जो प्रेरणा जो एक सीख समाज के लिए दे रही है, अक्सर जो आज के समाज में देखा जा रहा है कि जब हम लोग, विज्ञान तो हमेशा रहा है क्योंकि हम जान नहीं पाए थे लेकिन अब जानने लगे हैं, लेकिन जो हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारे विचार, गंदे विचार समाज के लिए, समाज के प्रति जो बदल रहे हैं, उसको लेकर के इतनी सुंदर सीख आपने देने का प्रयास किया है। मैं दर्शक साथियों में आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि साहित्य हमेशा हित की बात करता है, हमारे और हमारे समाज की, हमारे बहन के, हमारे बेटियों की, हम लोगों की। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन आप लोगों से है, मेरे दर्शक साथियों, कि आप जरूर साहित्य की पुस्तकें पढ़ें और अपने पास रखें, अपने परिवार में रखें, जिससे कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार हम तक बने रहें, हमारे परिवार तक एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, एक अच्छे देश का निर्माण कर सके। बहुत ही सुंदर लगा दिया आपकी सुंदर सी विचार और रचना को सुनकर। इसी क्रम में मैं और एक छोटी जानकारी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और आपसे चाहूंगा कि ये एक जानकारी के रूप में, एक सीख के रूप में हमारे दर्शकों तक पहुंचे। मैं यही चाहूंगा कि आपने ये रचना जब लिखना शुरू की, क्यों ऐसा आपको लगा कि ये रचना लिखनी चाहिए और वो भी काव्य विधा में ही लिखनी चाहिए, ऐसा क्यों आपको लगा? अच्छा, मेरी साहित्यिक यात्रा के बारे में है, मैंने शुरुआत कहाँ से की। जो है थोड़ा संवेदनशील रही हूँ, तो रचनाएं मेरी बहुत, जब मैं इंटर में पढ़ा करती थी तब से मैं छोटी मोटी पंक्तियां लिखा करती थी। जैसे मैंने लिखा था कि अपने वतन के सदके इस बार हम करेंगे, कुछ इस तरह से इसको प्यार हम करेंगे, सुभाष भगत जैसा कारनामा कर सके, ताउम्र उस घड़ी का इंतजार हम करेंगे। तो ये बहुत पुरानी मेरी रचना है, जब मैं इंटर के में पढ़ती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में मेरी पहले की रचनाएं जो बचपन से मैंने सृजित की थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई, अब मेरे पास भी नहीं है। तो लेकिन इसके बाद ही धीरे धीरे, जब ये जो कह रही हूँ कि सामाजिक विषमता को देखकर बड़ी ही पीड़ा होती है, बड़ी ही वेदना होती है। जब मैं आकाशवाणी में काम कर रही थी उस वक्त मुझे लोग कहते थे कि ये दूसरी महादेवी वर्मा है, तो मैं लोगों के आगे हाथ जोड़ लेती थी कि इतनी बड़ी पदवी से ना नवाजे महादेवी वर्मा। तो हाँ, लेकिन वही भाव मेरे अंदर भी है कि जैसे वो लिखती हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, वैसे ही मुझे हमेशा ये लगा कि किसी की भी पीड़ा को देखकर मुझे अंतर मन से इतना मैं आहत हुई कि वो पीड़ा, वो वेदना मेरे शब्दों के माध्यम से कविता में सृजित होकर सामने निकली है। इस तरह से साहित्यिक यात्रा शुरू हुई। पहले छोटी मोटी कविताएं हुई, तो फिर धीरे धीरे जब कई हो गई तब मैंने युग बोधिका का प्रकाशन करवाया। बहुत बहुत सुंदर। वास्तव में आपके विचार महादेवी वर्मा जी ही अगर कहा जाए, उपाधि दी जाए तो कम नहीं है, क्योंकि योग्यताएं व्यक्ति को अपनी पहचान देती हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और साथ में अक्सर मैंने देखा है कि जैसा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। जी, अगर हम नारी दशा को उस रूप में देखते हैं, लेकिन चलते चलते जब आगे बढ़ा तो परिस्थितियां बदली, वहीं पर आ गया कि आंचल में दूध और आंखों में पानी। जी, हाय रे अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी। तो इस तरीके से जो नारी की दशा में परिवर्तन देखने को मिला, आज के परिस्थितियों को देखकर नारी पर आपके क्या विचार हैं? इनकी परिस्थितियां कैसी है? ये कहाँ अच्छे की ओर बढ़ रही है या अच्छाई की ओर बढ़ रही है या बुराई की ओर बढ़ रही है? क्योंकि आप एक साहित्यकार हैं, मैं समझता हूँ समाज को अगर आपसे दिशा नहीं मिल पाएगी तो किससे क्यों मिल पाएगी? मैं चाहूंगा हमारे दर्शक को जरूर बताएं आज के समाज में नारी की दशा। बहुत अच्छा प्रश्न है। और प्रसाद जी ने लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नतपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
स्त्री को इस देश में पूज्य कहा गया, देवी कहा गया, सहचरी कहा गया, सखी कहा गया, प्राण कहा गया। लेकिन आगे चलकर मैथिलीशरण गुप्त को लिखना पड़ा कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो आप उतने ही उसी दरमियान में सोच लीजिए कि कितना जो है हृदय विदारक स्थिति हो गई। एक तरफ स्त्री को इतना ऊंचा दर्जा प्राप्त है, दूसरी तरफ अगर आप मूल्यांकन करें समाज का तो यही चीज सबसे ज्यादा आहत करती है कि आप हर दूसरे दिन ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में देखने को पा रहे हैं बेटियों को लेकर। एक तरफ तो योजनाएं चलती हैं कि बेटी को पढ़ाया जाए, उसको जो है शिक्षा दी जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे अनाचार हैं कि आप सुन करके हतप्रभ रह जाते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं। तो मन विचार करता है कि नारी अर्श पर है या फर्श पर, कहां पर है उसकी स्थिति। तो ये बातें केवल किताब में कही जा रही या समाज में जो है कुछ परिवर्तन भी आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो स्त्रियों ने अपनी बहुत जगह बनाई है, मकाम बनाया है अपना, इसमें कोई दो राय नहीं। वो आज जो है लड़ाकू विमान तक उड़ा रही हैं, वो वैज्ञानिक हैं, वो बढ़िया से बढ़िया खिलाड़ी हैं, वो बढ़िया राजनीतिज्ञ हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो उनसे अनछुआ है। लेकिन अभी आप गांव में जाकर दशा देखेंगे तो आपका मन बेहद ही दुखी होगा। ऐसी ऐसी स्थितियां हैं कि अगर घर में एक भाई और एक बहन है तो बहन को शाम को ये कहा जाता कि भैया को एक गिलास दूध दे आओ, लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता कि बेटा एक गिलास दूध आप भी पी लो। तो अभी हमारी मानसिकता गांव में ऐसी ही है। तो इसकी बहुत जरूरत है कि स्त्री को आगे बढ़ाने के लिए जो भी योजनाएं लाई जा रही है वो केवल योजना कागजों पर न हो, वो क्रियान्वित हो ठीक ढंग से। और योजनाओं के अतिरिक्त हम सभी को, हमको, आपको, सुनने वाले, देखने वाले सभी लोगों को इस पर विचार करना है कि उनको अवसर मुहैया करना है। आधी आबादी है वो देश की, अगर वो ठीक ढंग से विकास नहीं कर सकती हैं तो देश का, राष्ट्र का भी बेहतर विकास नहीं हो सकता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो स्थिति आज की है बहुत ही मर्माहत करने वाली स्थिति है, इस स्थिति से हमें आगे बढ़ करके लड़कियों को अवसर और देना है और उनको आगे ले जाना है। जो दर्शक मेरे सुन रहे हैं, मैं उनसे विनम्र अनुरोध कर रही हूं कि जहां भी अवसर मिलता है, अगर आपको लगता है कि बच्ची में किसी प्रकार की प्रतिभा है तो उसे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। जिस तरह से वो देवी और पूज्या कही जाती थी, वो अपना अवश्य वो मकाम हासिल कर लेगी, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसे अवसर जरूर मुहैया करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर विचार। वास्तव में आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि ये भी नारी का, स्त्रियों का, बच्चियों का वो सम्मान समाज में नहीं है जो कि एक बेटे का है। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा और बड़े सुंदर विचारों से हमारे दर्शक साथियों के लिए आपने एक आप निवेदन भी आपने किया कि बच्चों को आगे लाने का प्रयास किया जाए। बहुत अच्छा लगा दिया। इसी पर मैं आपको दो पंक्तियां अपनी ही सुनाना चाहती हूँ कि पंक्तियां हैं कि चलो बैठो तुम्हें हम आज बताएं तो सही, चलो बैठो तुम्हें हम आज बताएं तो सही, दर्द इस दिल में छुपा है वो दिखाएं तो सही। मेरी चुप्पी को भी कमजोरी समझ लेते हो, मेरी चुप्पी को भी कमजोरी समझ लेते हो, नहीं कमजोर नहीं हूं ये बताएं तो सही। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियां और नहीं याद आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपकी जितनी भी पंक्तियां हैं कहीं ना कहीं थोड़े, जैसे कि कविता की अपनी एक विशेषताएं हैं, वो गागर में सागर भरने का प्रयास करते हैं। कम शब्दों में बहुत कुछ कहने का प्रयास होता है, खासकर काव्य विधा में। और आपकी एक एक पंक्तियां भी बहुत कुछ कहने का अपने में क्षमता रखती हैं। अब ये बहुत सुंदर लगा। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि कुछ और भी चर्चा के क्रम में हम आगे बढ़ें, फिर आपकी रचनाएं हमारे दर्शकों तक अवश्य ही पहुंचेगी। मैं चाहूंगा कि यही जानना चाहूंगा कि आप अपने विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ाती हैं, पहले तो ये बताएं आप। मैं हिंदी की प्रवक्ता रही हूँ और अभी जो है चूंकि प्राचार्य पद पे हूँ तो कक्षाएं कम ले पाती हूँ, लेकिन मैं अवसर तलाशती हूँ कि अगर मुझे अवसर मिले तो मैं कक्षाओं में जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वो चीजें हस्तांतरित करना चाहती हूँ बच्चियों को जो कि कुछ सूक्ष्म ज्ञान मेरे पास है, उनको मैं वो हैंड ओवर कर सकूं, इसलिए मैं कक्षाओं में जाना पसंद करती हूँ। और मैंने देखा है कि साहित्य में बहुत सारी विधा है, जैसे कि खासकर आजकल तो उपन्यास, कहानियां ज्यादा पढ़ी जा रही हैं,
लेकिन फिर भी सबसे प्रभावी अगर कहा जाए, पढ़ना समय के अनुसार पढ़ना, रुचिकर बनना बनाना वो अलग की बातें होती हैं, लेकिन जो गहराई की बातें कही जाती है, खासकर काव्य कविताएं, वो सब नहीं दे पाते हैं। फिर भी सब हर विधाओं की अपनी अपनी कला है, अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मैं यही जानना चाहूंगा कि आपके समझ से क्या है कि आपने कविता ही क्यों चुना, कि कविता ही हमें लिखनी चाहिए और ज्यादा प्रभावकारी है, क्या मामला है कि आपकी विधा जो है कविता ही है, ऐसा क्यों? हाँ, पहले तो आपको ये बता दूं कि 2 कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुकी हैं और जो है कुछ लेख भी मेरे हैं, और एक मैंने संस्मरण लिखा था, एक टूटा हुआ बाल, और वो संस्मरण कभी आपको मौका मिले तो पढ़िएगा, बहुत ही मजेदार है, एक वाकई का संस्मरण है वो। तो जो है कहानी और संस्मरण लेख आदि अन्य विधाओं में भी थोड़ी बहुत जो है लेखनी चलाई है मैंने, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कविता ही मूल रूप से काव्य के क्षेत्र में ही काम कर रही हूँ। उसका कारण मुझे यही लगता है कि जो है कविता मेरे भावों को, मैं और साहित्यकारों की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे भावों को, मेरे विचारों को ज्यादा अच्छे से चित्रित कर पाती है। जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं भली प्रकार से कविता में कह पाती हूँ। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है गद्य उतना प्रभावकारी नहीं लगता है जितना कि कविताएं लगती हैं, क्योंकि कविताओं की पंक्तियां सुनकर वो आपके हृदय को छू जाती हैं, वो ज्यादा संवेदनशील होती है, वो ज्यादा बोधगम्य होती हैं, उनमें ज्यादा संप्रेषणीयता होती है। इस कारण से मुझे लगता है कि कविता ज्यादा प्रभावी है। तो और कविता लिखने में मैं ज्यादा सहज महसूस करती हूँ खुद को, अपेक्षाकृत कहानी या लेख लिखने के मुझे कविता लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। खासकर ये जो जानकारी है हमारे बहुत सारे साहित्यकार साथी भी सुन रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं, उनके लिए भी एक सीख ही होगी कहीं न कहीं वास्तव में कविता क्यों लिखी जानी चाहिए और कविता कैसे लिखी जानी चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा और इसी तरह मैं चाहूंगा कि और एक सुंदर सी रचना हमारे दर्शकों तक आपकी पहुंचे। अवश्य मैं जो है सुनाना चाहूंगी। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे सपने लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, बनना कुछ चाहते हैं, बन कुछ जाते हैं, क्योंकि आप जो है योजनाएं आप बनाते हैं लेकिन क्रियान्वयन ऊपर वाला करता है, तो योजनाएं आपकी सदा फलीभूत नहीं होती। तो उस पर ये पंक्तियां हैं, रचना है कि चाहती थी मैं सदा, चाहती थी मैं सदा वतन की राह में मिटूं, चाहती थी मैं सदा वतन की राह में मिटूं, पर जिंदगी की डोर खींचे अपनी ओर ले गई, पर जिंदगी की डोर खींचे अपनी ओर ले गई। कभी लगा कि जिंदगी की उलझने सुलझ गई, क्या बात, कभी लगा कि जिंदगी की उलझने सुलझ गई, कभी लगा कि सांझ है कभी की भोर हो गई, बहुत सुंदर, कभी लगा कि सांझ है कभी की भोर हो गई। और रिश्तों में सदा मुझे, रिश्तों में सदा मुझे इल्जाम ये मिला किए, रिश्तों में सदा मुझे इल्जाम ही मिला किए। मैं सोचती ही रह गई कि उम्र यूं ही ढह गई, मैं सोचती ही रह गई कि उम्र यूं ही ढह गई। एक पल मिली खुशी तो दूजे पल में खो गई, एक पल मिली खुशी तो दूजे पल में खो गई। आभार उसका है सदा के जिंदगी से मिल गई, और चाहती थी लूट लूं बहार जिंदगी की मैं, चाहती थी लूट लूं बहार जिंदगी की मैं। मधुमास तो मिला नहीं मैं पतझड़ों में रह गई, मधुमास तो मिला नहीं मैं पतझड़ों में रह गई। और जिंदगी की शाम में, जिंदगी की शाम में निखर रही हूँ दिन ब दिन, जिंदगी की शाम में निखर रही हूँ दिन ब दिन। छोड़ दीजिए, कट कर दीजिएगा, फिर अंतिम लाइन है, अंतिम बंद है। नहीं करूं शिकायतें कि जिंदगी ने क्या दिया, नहीं करूं शिकायतें कि जिंदगी ने क्या दिया,
जो भी मुझको मिल गया उसी में दिल खिल गया, और आप से भी कह रही मैं जिंदगी का फलसफा, आप से भी कह रही मैं जिंदगी का फलसफा, आना जाना खोना पाना बस यही है सिलसिला, वाह, वाह, वाह। आना जाना खोना पाना बस यही है सिलसिला, बस यही है सिलसिला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वास्तव में जीवन का एक चरितार्थ वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पूरे चुनाव में स्थान दिया है। जैसे बहुत कि सुंदर। मैंने कहा कि जो है, जो समाज में होने वाली जो भी चीजें हैं जो मैं देखती हूँ उससे बहुत ही प्रभावित होती हूँ, और ऐसे बिंदुओं पर मेरी रचनाएं होती हैं जो मैं अनुभव करती हूँ। अपने उस अनुभव को मैं जो है शब्द में बांधना चाहती हूँ और फिर उन्हें काव्य का रूप देकर प्रस्तुत करती हूँ। तो ये ऐसे समय का एक चित्र आपके समक्ष रख रही हूँ। राष्ट्र प्रेम से जुड़ी हुई कविता है, और कविता की भावभूमि ये है कि युद्ध चल रहा है सीमा पर, और एक सैनिक जो है वहां पर लड़ रहा है, और उसके घर पर उसके माता पिता और उसकी पत्नी की क्या स्थिति है, उसकी बहन की क्या स्थिति है, उस पर मैं ये कविता रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ दर्शक इसे बहुत ध्यान से सुने, थोड़ा धैर्य पूर्वक सुने। कविता थोड़ी लंबी है। कविता की पंक्तियां हैं कि घाटी की वादियों में निडर सैनिकों के, घाटी की वादियों में निडर सैनिकों के अफसाने कैसे तुम्हें हम सुनाएं, कभी फुर्सत में आओ मिलो साथ बैठो तो उनकी तुम्हें हम कहानी सुनाएं, कभी फुर्सत में आओ मिलो साथ बैठो तो उनकी तुम्हें हम कहानी सुनाएं। उधर गोली की गूंज नभ चीर जाती, उधर गोली की गूंज नभ चीर जाती, इधर माँ की ममता की पीर जागी, उधर गोलियों से छलनी था सीना, उधर गोलियों से छलनी था सीना, खबर सुनकर मुश्किल इधर माँ का जीना, तस्वीर उसकी दिल से लगाकर ऊपर को देखी बोली दुआ कर, मेरे बेटे को हर पल सलामत ही रखना, मेरे बेटे को हर पल सलामत ही रखना, दुश्मनों के लिए बस कयामत ही रखना। ऐसी माई हूँ जिस बाग की बागमां, उसकी शाखों को दुश्मन भला क्या झुकाए, उसकी शाखों को दुश्मन भला क्या झुकाए, कभी फुर्सत में आओ मिलो साथ बैठो तो उसकी तुम्हें हम कहानी सुनाएं। एक पत्नी की क्या दशा है, दुल्हन मांग भरती दुआएं भी करती, दुल्हन मांग भरती दुआएं भी करती, उधर जिंदगी हाथ से थी फिसलती, दुश्मन के सीने को चीर सैनिक बढ़ा जा रहा था वीर सैनिक, उधर गोलियों की बड़ी तड़तड़ाहट, उधर गोलियों की बड़ी तड़तड़ाहट, इधर टूटी चूड़ी हुई उसको आहट, उतरा सुर्ख जोड़ा मेहंदी महावर, बिखरी थी चूड़ी टूटी वहां पर, उधर नारे गूंजे विजय घोष के, उधर नारे गूंजे विजय घोष के, पर विजय का तिलक भला किसको लगाए, कभी फुर्सत में आओ मिलो साथ बैठो तो उनकी तुम्हें हम कहानी सुनाए। बहुत सुंदर। एक पिता का क्या उस समय एक पिता की क्या दशा है उस पर आप ध्यान दें कि चौखट पे बैठा वो बूढ़ा सा चेहरा, चौखट पे बैठा वो बूढ़ा सा चेहरा, निगाहें टिकाए देता है पहरा, कांपते होठ भीगी भीगी पलकों की भाषा, कांपते होठ भीगी पलकों की भाषा, बता ना सके अपनी टूटी सी आशा, कहता रहा बेटे पर फक्र मुझको, कहता रहा बेटे पर फक्र मुझको, पर टूटा है भीतर भीतर ही कुछ तो, जिसे गोदी में अपने सुलाता था वो, जिसे गोदी में अपने सुलाता था वो, प्यार से जिसको बेटा बुलाता था वो, जिसे कंधों पे झूला झुलाया कभी, जिसे कंधों पे झूला झुलाया कभी, वो तिरंगे में लौटा आया अभी, जिसको कंधे पे झूला झुलाया कभी, वो तिरंगे में लौटा आया अभी। शहीदों के घर को सलामी बहुत है, शहीदों के घर को सलामी बहुत है, पर बाप बेटे को कैसे भुलाए, कभी फुर्सत में आओ मिलो साथ बैठो तो उनकी तुम्हें हम कहानी सुनाएं। एक बहन की क्या दशा होती है अंतिम में देखिए कि राखी की थाल लेकर खड़ी द्वार बहना, राखी की थाल लेकर खड़ी द्वार बहना, कोई समझाए कुछ भी माने न कहना, राखी की थाल लेकर खड़ी द्वार बहना, कोई समझाए कुछ भी माने न कहना, राखी है पर वो कलाई नहीं है, राखी है पर वो कलाई नहीं है, जिस पर सजे वो भाई नहीं है, भाई की शौर्य गाथा सुनाते हैं सब, परम वीर था वो बताते हैं सब, राष्ट्र रक्षा में उसकी शहादत हुई, सीमा रेखा की अपने हिफाजत हुई, पर सुनी हुई यहाँ आंखें बहन की, पर सुनी हुई यहाँ आंखें बहन की, चंदन का टीका किसे वो लगाए, कभी फुर्सत में आओ मिलो साथ बैठो तो उनकी तुम्हें हम कहानी सुनाएं, उनकी तुम्हें हम कहानी सुनाएं। बहुत सुंदर आदित्य। वास्तव में आपकी रचनाओं में देखा जा रहा है कि जहाँ पीड़ा है वही वीरता भी है, उत्साह भी है, जहाँ कष्ट है
वही सुख भी है, आनंद भी है। बहुत ही संयोग और सजी हुई है अलंकार से, रस से, छंद से आपकी रचना। अदलिया, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी रचनाओं से, कहीं ना कहीं भाव विभोर हो जाना हुआ। अब मैं आपकी रचनाओं को सुनकर मेरे मन में एक और प्रश्न आ रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि आप इतनी सुंदर रचनाएं, सुंदर का मतलब है कि इतनी पहुंच की रचनाएं, इतनी पहुंच की रचनाएं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ पीड़ा भी है, वहीं पर उत्साह भी है। इतनी सुंदर रचनाएं, इतनी बढ़िया सजी धजी रचनाएं आप कैसे सजा ले जाते हैं, कैसे लिख ले जाती हैं? जी, अब ये ऊपर वाले की कृपा कहिए, आप जैसे लोगों की दुआएं कहिए कि जो है जो भी भाव आते हैं अंतर्मन में, कुछ शब्द जो मेरे पास हैं, उन शब्दों में उन्हें मैं पिरोने की कोशिश करती हूँ और कामयाब हो जाती हूँ। इसके लिए और इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं वास्तव में इसलिए एक कवि या कवित्री, साहित्यकार की एक होते हैं कि अपने आप को परखते हैं और समाज को भी परखते हैं, और दोनों के विचारों से जो विचार, एक नया विचार उत्पन्न होकर आता है, कहीं ना कहीं उसी को पन्ने पर आप उतार देते हैं और एक नया आयाम मिल जाता है समाज को। बहुत अच्छा लग रहा है। अदलिया, इसी क्रम में मैं एक जानकारी और जानना चाहूंगा कि आप बहुत सारे विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से बोधित कर रहे हैं, उनको भी आगे ले जा रहे हैं, समाज को भी एक नई दिशा दे रहे हैं, एक शिक्षिका के रूप में और एक साहित्यकार के रूप में। अदलिया, मैं यही जानना चाहूंगा आपसे कि आप किस प्रकार के समाज का निर्माण चाहते हैं, कैसे लोगों को चाहते हैं, क्या सोचे, कैसे बने, क्या करें, आपके विचार से लोग किस दिशा में चले? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में, तो हम लोगों ने सिर्फ इस सपने के लिए, हम लोगों ने मतलब हमारे पूर्वजों ने, शहीदों ने इसी एक सपने को लेकर के क्रांति की ज्वाला आगे बढ़ाई कि हम जो है एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें किसी का किसी के द्वारा शोषण ना हो, हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार मिल सके। हम जिस समाज में रहते हैं सबको अपने अधिकारों का बोध तो है, लेकिन अपने कर्तव्य का बोध नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर जवाबदेही और डर नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती है। एक ऐसा समाज होना चाहिए, मेरे अपनी विचारधारा है कि एक ऐसा समाज होना चाहिए कि हर व्यक्ति के प्रति जवाबदेही उसमें रखने वाला हो, और वह एक ऐसे समाज में रह रहा है, उसके कुछ ऐसे नैतिक कर्तव्य हैं, अगर उसका वह हनन करता है तो वह समाज की नजरों में आएगा। इसका उसके भीतर डर भी होना चाहिए। जो हमारी नैतिकता है, जो हमारे संविधान में लिखी बातें हैं, अगर हम उसका भली प्रकार से पालन नहीं करते हैं तो हमारे भीतर एक डर की भावना होनी चाहिए, लेकिन यही नहीं है। मैं चाहती हूं कि समाज में ये चीज हर व्यक्ति के मन में हो कि अगर मैं कहीं किसी प्रकार से कुछ गलत कर रहा हूं तो मेरी जवाबदेही बनती है, मैं कटघरे में खड़ा कर दिया जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य है और जो है कि न्यायिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि कई चीजें ऐसी होती हैं, बहुत लंबी खिंच जाती हैं, जिससे जो अपराधी प्रकृति के लोग हैं उनका मन भी बढ़ जाता है। तो हमें कोशिश ऐसी करनी है कि समाज में जो भी विषमताएं पनप रही हैं, जो दुराचार पनप रहे हैं, उनको हम किस तरह से रोक सकें। ये हम आप सभी जानते हैं कि जो समाज में चीजें हो रही, कैसी कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। वह सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप छोटी छोटी हर एक बात पर, अपने छोटे छोटे कार्य व्यवहार पर बैठकर अपना आकलन स्वयं करें। आप स्वयं महसूस कर पाएंगे कि कहां मुझसे त्रुटियां हो गई। अपने से व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अगर आकलन करके अपनी त्रुटियों को दूर करने की कोशिश करेगा तो जो है समाज एक बेहतर दिशा में जाएगा। समाज में सबका भला हो, सबका विकास हो, सब एक साथ उठ बैठ सकें। धर्म जाति के नाम पर इस तरह से तमाम तरह के वैमनस्य का बोलबाला ना हो। ऐसी जो है एक समाज की संरचना अगर हम कर सकते हैं तो मैं समझती हूँ कि बेहतर समाज होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर विचार से आपने हमारे दर्शकों को परिचित कराया कि वास्तव में हमारे जीवन में अच्छाइयाँ कैसे आ सकती हैं, कब आ सकती हैं, और अच्छाइयाँ आने के बाद हमारा समाज कैसा होगा, हमारा देश कैसा होगा, हम कैसे होंगे। बहुत सारे सपनों को आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया।
बहुत अच्छा लगा। मैं जो है एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा मैं शिक्षिका भी हूँ, मैं कक्षा में भी जाती हूँ, तो मैं बच्चों से बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ उनसे कि बेटा किताब के पाठ्यक्रम से भी ज्यादा जरूरी, पाठ्यक्रम जरूरी है नो डाउट, बट पाठ्यक्रम से भी ज्यादा जरूरी है कि आप एक अनुशासित वातावरण में रहें। यहाँ से आप एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करके बाहर निकले कि आप किसी भी सभ्य समाज में बैठे तो लोगों को महसूस हो कि आप वाकई शिक्षित हैं, केवल डिग्री पाना आपका उद्देश्य ना हो। तो जो है इस और बच्चे बहुत प्रभावित भी होते हैं, वो अपने आचरण में कितना उतार पाते हैं इन बातों को मैं नहीं जानती, लेकिन ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाद में आकर मिलते हैं और कहते हैं कि आपकी बातों का ये प्रभाव हुआ कि मैं आज यहाँ पहुंच पाई, मैं आज इस पद पर कार्य कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि सामाजिक हितार्थ अगर मेरा इतना भी शतांश भी सहयोग हो पा रहा है तो जीवन मेरा सफल है। बिल्कुल 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 अदिया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपके इस विचारों को जानकर। अदिया, इसी क्रम में एक और छोटी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी। फिर भी साहित्य, एक साहित्यकार और साहित्य दोनों कहीं ना कहीं समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, देश के लिए प्रयासरत है सदा से, आज भी। फिर भी ना जाने क्यों साहित्य के पढ़ने वाले बहुत कम हैं, साहित्य को बहुत कम पढ़ा जा रहा है। ऐसा क्या कारण आपके मतानुसार क्या हो सकता है? चलिए, ये तो आज की जो है मुझे लगता है सामाजिक जो यांत्रिक व्यवस्था हो गई है, संभवतः ये हो गया है कि अब आपको वाकई साहित्य पढ़ने वाले लोग कम मिलते हैं, अपेक्षाकृत लिखने वाले आपको ज्यादा दिखाई देंगे, पढ़ने वाले कम दिखाई दे रहे हैं। और उसका कारण एक सोशल मीडिया भी हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े रहने पर दिन भर तो बच्चे इसमें जुड़े हैं, या जो पाठक वर्ग है वह भी जो है जो चीजें वो पढ़ना चाहता है वो मोबाइल के द्वारा पढ़ ले रहा है, सुन ले रहा है, तो किताबों के प्रति उसका रुझान थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। और ये बहुत दुखद है कि हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जो किताबों में निहित है वो हमें कहीं और मिलेगा नहीं। तो कोशिश हमें यही करना है कि साहित्य का जो उत्तरदायित्व है, एक साहित्यकार का जो उत्तरदायित्व है कि वो मूल्यों की संरक्षा करे, तो उसने मूल्यों की संरक्षा के लिए इस साहित्य का सृजन किया है। तो मेरी ये विनम्र अपील है पाठकों से कि अगर साहित्य में आपको जरा भी रुचि है तो आप किताबों से अवश्य जुड़िए। जो हम ये सोशल मीडिया के कारण या मोबाइल के कारण जो है इससे दूर हो जा रहे हैं पठन पाठन से, ये हमारे समाज के लिए उचित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अदिया, और चूंकि समय भी गवाही कर रहा है कि हमें चलना चाहिए, तो इस क्रम में चलते चलते मैं चाहूंगा कि हमारे जन समुदाय को, जनमानस को, हमारे दर्शक साथियों को आप संदेश के रूप में, खासकर युवा साथी को, आज के युवा वर्ग को भी आप क्या संदेश के रूप में कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि आप ही इस देश का भविष्य हो। हर जगह ये स्टेटमेंट दोहराया जाता है कि युवा ही देश का कर्णधार है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ही देश के कर्णधार हैं, आप ही देश की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप इसके लिए अपने बड़े लोगों का, अपने बुजुर्गों का अनुभव जो है उसको अपने से साझा करिए, उनके अनुभवों को उससे सीख लीजिए और आगे विकास के लिए जो भी करने की जरूरत है इतना मेहनत करिए कि आप सभी में, कोई भी बच्चा होगा, हर एक बच्चे में कुछ न कुछ प्रतिभा विशेष होती है। आप अपनी प्रतिभा को समझिए और उसको निखारने की कोशिश कीजिए, और राष्ट्र के विकास में अपना शतांश सहयोग भी अगर आप कर पाते हैं तो फिर जो है समझिए आपका जीवन सार्थक है। आप राष्ट्र हित के लिए आगे बढ़ते रहिए, स्वयं का विकास करिए, देश का विकास करिए, यही हमारी आपसे अपील है। और आपके सभी के लिए अंतिम जो है 2 पंक्तियां रख रही हूं कि इसमें यही बात मैं कहना भी चाहती हूँ कि देश के लिए बच्चों का होना कितना जरूरी है और बुजुर्गों का अनुभव आपके लिए कितना जरूरी है कि दरिया का रुख बदलना खासकर अच्छा नहीं होता। दरिया का रुख बदलना खासकर अच्छा नहीं होता, न हो किलकारियां घर में तो घर अच्छा नहीं होता। जिस घर में बुजुर्गों की दुआओं का असर ना हो, जिस घर में बुजुर्गों की दुआओं का असर ना हो, किनारा रखना ऐसे दर से वो दर अच्छा नहीं हो। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। साथियों, आज के इस कार्यक्रम एक कदम साहित्य की ओर में हमारे बीच हमसे जुड़ी हुई थी डॉक्टर करुणा वर्मा जी, कवित्री के रूप में, साहित्यकार के रूप में, साथ साथ एक अध्यापिका के रूप में भी
कहीं ना कहीं आज जो हमने विचार सुना, भाव में सजी धजी बड़े सुंदर विचारों में आपके सामने जो कुछ भी प्रस्तुत हो पाया है, शायद हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसे अंगीकृत करेंगे और एक अच्छे संस्कार भरे परिवार और समाज का निर्माण कर पाएंगे। बहुत अच्छा लगा और जल्द ही आदरिया कौड़ा वर्मा जी के साथ और हम उपस्थित होंगे अगले कार्यक्रम में, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप दर्शक साथियों से हम दोनों लोग विदा लेते हैं, जल्द उपस्थित होंगे। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।